हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 और हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका पहला सेक्शन है 39। तो 39 जो सेक्शन है, चूंकि ये चैप्टर 6 जो है फर्म के डिसॉल्वेशन की बात करता है, तो फर्म कैसे डिसॉल्व होंगी, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या इसेंशियल्स हैं, कानूनी रूप से फर्म को डिसॉल्व करने के जो सेक्शंस हैं जिनके तहत हम फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं या कर सकते हैं, वो चैप्टर 6 में दिया गया है, जिसका पहला सेक्शन है 39। 39 ऐसी कोई विशेष बात नहीं बताता जिससे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएं कि फर्म ऐसे डिसॉल्व हो जाएगी। तो बात क्या करता है वो देख लेते हैं। पहले तो इसने अपना हेड रखा है डिजॉल्व डिसोल्यूशन लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बात करता है। तो यहां एक बात समझना आवश्यक इसलिए है कि यहां पर ये कह रहा है सेक्शन 39 की डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन की बात कर रहा है, ना कि फर्म की डिसोल्यूशन की बात कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पार्टनरशिप खत्म तो इसका मतलब फर्म खत्म। अगर जनरली देखा जाए, इन द जनरल सेंस अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप खत्म हो गई तो फिर फर्म भी खत्म हो गई, तो फिर इसमें यहां फर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है, तो क्या डिफरेंस है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन ये कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ये कहां होगा? बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। क्योंकि पार्टनर्स से ही तो फर्म बनती है, तो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। अभी हम देखेंगे कि इसमें इसमें क्या डिफरेंस करता है कानून, और इसी को कहते हैं इच कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। समझने की बात है, इसको समझिएगा। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कैसे होगा? बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म। अगर डिसोल्यूशन होता है तो उसको हम इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बोलेंगे। तो सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर डिसोल्यूशन को आप देखो तो ये दो तरह की बात करता है। एक तो करता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, और दूसरी बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ये दो बातें ये कहता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर सारे पार्टनर, ये अगला सेक्शन जो 40 हम पढ़ेंगे वो इस बात को क्लियर करेगा, लेकिन यहां पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है तो जरूरी नहीं है कि फर्म डिसोल्यूट हो जाए। ये आपको याद रखना है। वो ये कहना चाहता है बेसिकली कि अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि फर्म का भी डिसोल्यूशन हो जाए, क्योंकि फर्म के डिसोल्यूशन के अंदर ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन आता है, इसके अंदर ही आता है ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन।
ये कह रहा है ये। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो एक बड़ा टर्म है, और जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है वो फर्म से लेस देन है, यानी कि उसके अंदर आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो ये वाइडर है, ये आपको याद रख लेना है, बस इतना सा ही इसमें है और कुछ नहीं है ये। और अगर कभी पूछता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको सेक्शन 39 को टिक करना है, ये भी याद रखिएगा। अब हम सेक्शन 40 देखते हैं। अब सेक्शन 40 कहता है कि ये जो डिसोल्यूशन है ना, उसका हेड देखिए, तो कहता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अब सेक्शन 40 एग्रीमेंट की बात करता है, तो वो ये कहता है कि ए फर्म में बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो पहली बात, a firm may be dissolved पहला with the consent of all the partners। कहने का मतलब यह है कि अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट से बिजनेस को खत्म करना है, जिस भी बिजनेस को वो कैरी ऑन कर रहे हैं, अगर उसको खत्म करना है, आगे कैरी ऑन नहीं करना है, तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो इसका मतलब ये हुआ कि जब सारे पार्टनर कंसेंट करते हैं, अब वो जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो सिंपल बात है, फिर सारे जब पार्टनर ही नहीं बचेंगे तो फर्म ही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर सारे पार्टनर चले गए तो फिर फर्म भी चली गई। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दूसरा, इन अकॉर्डेंस with the contract between the partners। तो एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के द्वारा फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहां पर दो चीजें, या तो सारे पार्टनर एग्री हो जाएं, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये सेक्शन 40 कह रहा है। तो सेक्शन 40 भी दो बातें बता रहा है। सारे पार्टनर कंसेंट दे दें, तो जब पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे तो फर्म ही नहीं रहेगी। या फिर दूसरा तरीका यह है जो 40 में बताया गया है कि उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, फिर उसके अकॉर्डिंग फर्म को डिसॉल्व करेंगे। तो ये सेक्शन 40, यानी कि बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि ये छोटे सेक्शन, इसमें कुछ नहीं है, तो जब एग्जाम में सामने आते हैं तब वो हमें गलती का पता चलता है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 41 है, जहां से
MCQ या फिर मेन में क्वेश्चन भी आता है। सेक्शन 41 ये सही मायने में बात करता है कि फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, तो ये भी तरीके हैं। तो सेक्शन 41 कहता है ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, ये कहता है ए फर्म इज डिसॉल्व्ड, फर्म डिसॉल्व होगी। इसके 4 तरीके इसमें बताए गए हैं। पहला कहता है बाय एडजुडिकेशन, अगर न्यायालय द्वारा कोई अभिनिर्णय दिया गया है डिसोल्यूशन के संबंध में, तो जैसा भी आदेश है उसके अकॉर्डिंग ये डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। दूसरा उन्होंने बताया, क्वेश्चन यहां से हैं इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने छोटा रखा है कि आपको एडजुडिकेशन याद रहे। दूसरा उन्होंने बताया बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, इसको याद रखना है, एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल, ये बात है। मान लीजिए कोई फर्म कोई बिजनेस चला रही है, तो फर्म बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, इसके बाद कोई ऐसी इवेंट घटित हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से वह बिजनेस को आगे कैरी ऑन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई फर्म है जो किसी ऐसे प्रोडक्ट को का बिजनेस कर रही है जिसको अब कानून आया कि वो प्रोडक्ट ही बैन कर दिया गया, उस प्रोडक्ट को सरकार ने कानून बना करके बैन कर दिया कि अब उसे बेचा नहीं जा सकता, उसको उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। तो अब वो जो बिजनेस था फर्म का वो अनलॉफुल हो गया, तो अब ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी अगर वो इस तरह का बिजनेस कर रही है। हाँ, यहां ध्यान देने की बात यह है कि अगर वो फर्म कोई 2 तरह के बिजनेस कर रही है लेकिन किसी इवेंट की वजह से कोई एक बिजनेस उसका अनलॉफुल हो गया है, तो फिर ये फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। वो चाहे तो अपना वो बिजनेस जो अनलॉफुल हो गया है उसको बंद करके जो दूसरा बिजनेस है जो लीगल है, जो अभी भी वो कर सकते हैं, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, उसमें उनको कैरी ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उस बिजनेस को वो कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस अनलॉफुल हो गया है वर्तमान में, उसको उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर वो केवल एक ही बिजनेस कर रही है तो ऐसी स्थिति में वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ये याद रखना है। तो सेक्शन 41 में ये 2 चीजें आपको याद रखनी है कि अ फर्म इज डिसॉल्व बाय एडजुडिकेशन या अ फर्म इज डिसॉल्व बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल, इट मींस बिजनेस। तो जो इस बिजनेस को अनलॉफुल बनाती है, ऐसी कोई घटना घट गई है तो फिर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर एक ही बिजनेस करती है। अगर वो एक से अधिक कर रही है, एक अनलॉफुल हुआ है तो दूसरा कैरी ऑन कर सकती है, अगर दोनों अनलॉफुल हो गए हैं तो भी डिसॉल्व होना है उसको, ये भी आपको समझिएगा। तो इस तरह से ये सेक्शन 41 था। अब सेक्शन 42 बहुत छोटा सेक्शन वो भी है, उसमें 4 बातें बताई गई हैं, उसको भी आप देख लीजिए। बस इसके बाद ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए हम इसको आगे कैरी ऑन न करके इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेक्शन 42 सेक्शन 42 बात करता है कंटिंजेंसी
कंटिंजेंसीज की, उन घटनाओं की बात करता है जिनकी वजह से फर्म डिजॉल्व हो भी सकती है और डिजॉल्व नहीं भी हो सकती है। वो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, एग्रीमेंट पर डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा, पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये कहता है डिसोल्यूशन on the happening of certain contingencies, कंटिंजेंसीज ऐसी घटनाएं होती हैं जो घट भी सकती हैं और नहीं भी घट सकती हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हैपन ही हो जाएगा, लेकिन अगर हो गई है तब क्या स्थिति होगी, क्योंकि कानून की नजर तो हर जगह होती है ना। तो ये बताया गया कि अगर कुछ ऐसा होता है तब क्या स्थिति होगी। तो पहली बात ये करता है कि अगर कोई फर्म ऐसी है जो फिक्स टर्म के लिए बनी है, तो जैसे ही उसका टर्म समाप्त हो जाएगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो ये करता है, तो आपको केवल कीवर्ड याद रखना है, फिक्स टर्म, ये याद रखना है। तो अगर फिक्स टर्म के लिए बनी है तो जैसे ही उसका टर्म समाप्त हो जाएगा, समय अवधि समाप्त हो जाएगी, तो डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर ये फर्म चाहे, इसके पार्टनर चाहें, तो इसको समय समाप्त होने के बाद, जैसे ही समय समाप्त होता है वैसे ही इसको ये पार्टनरशिप एट विल में चेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो ये फर्म बनी रह सकती है। दूसरी बात कहता है कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिजनेस या प्रोजेक्ट, कुछ भी जिसको लेकर के फर्म बनाई गई है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर फर्म बनाई गई है, जिस भी उद्देश्य को लेकर के फर्म बनाई गई है, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं यहां। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म को बनाया गया है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा होता है तो उसके बाद भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और यही स्थिति यहां पर भी की गई है कि अगर प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है और ये चाहते हैं कि फर्म कैरी ऑन, फर्म को आगे बढ़ाया जाए, तो ये भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो है अपने आप को पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके पास भी आ जाती है। इसके बाद कहता है बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो तीसरी बात है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी तब है जब किसी फर्म में केवल 2 ही पार्टनर हैं और एक की डेथ हो जाती है, तो निश्चित रूप से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फर्म को कैरी ऑन करने के लिए फर्म की परिभाषा में ही बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक लोग। तो यहां पर तो 2 ही लोग फर्म में थे, एक की डेथ हो गई तो कंपलसरी है कि वो उसको डिसॉल्व होना है, क्योंकि एक व्यक्ति बचेगा जिससे फर्म बन ही नहीं सकती है। हाँ, लेकिन अगर 2 से अधिक हैं, 5 हैं, 10 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, तो फिर जरूरी नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो ही जाए, ये भी आपको याद समझना है। इसके बाद लास्ट है बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको बेयर में पढ़ लीजिएगा, वहां पर अच्छे से लिखा हुआ है, कंप्लीट भाषा आपको दिख जाएगी। ये कहने का मतलब है यहां पर कि अगर कोई ऐसा एडजुडिकेशन आया है फर्म के लिए जिसमें सारे मेंबर्स को
इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है, एक को छोड़ करके। तो देखो यहां पर भी एक बच रहा है, तो अगर एक बच रहा है तो भी फर्म नहीं बन सकती, तो यहां भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये घटना घटे ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें देखो फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें देखो डी में इंसॉल्वेंसी को लेकर के, तो इसमें भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, फिक्स टर्म के बाद फर्म डिसॉल्व हो सकती है, अगर वो चाहे तो नहीं भी हो सकती है, पार्टनरशिप एंड बिल में कन्वर्ट कर ले। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट में फर्म डिसॉल्व हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर वो चाहे तो पार्टनरशिप एंड विल में ये भी कन्वर्ट कर ले अपने आप को। डेथ में हो भी सकती है, दो है, दो से अधिक है, नहीं भी हो सकती है। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, इसको आप देखेंगे तो यहां पर भी यही कंडीशन है। तो इस तरह से हमने आज सेक्शन 39 से 42 तक को देखा, और ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां से एमसीक्यू सेक्शन 41 से तो पूछा ही पूछा जाता है, सेक्शन 42 से भी पूछा जाता है, सेक्शन 39 और 40 को ऑफन पूछा गया है, तो फ्रिक्वेंटली इनको देखा गया है। तो आप चाहें तो आप अपनी तरह से नोट्स भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। चूंकि एग्जाम आपको देना है तो आप बेहतर समझेंगे कि आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। मैं केवल आपकी मदद कर सकता हूं और मदद कर रहा हूं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो और लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं जुडिशरी की तैयारी में, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करते रहा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।